नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में लगातार आपके लिए किसी खास विषय पर हम अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं और उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। आज भी एक खास विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज खास तौर से हम बात करेंगे एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की। कैसे एफपीओ के साथ मिलकर हमारे जो किसान हैं सशक्त हो रहे हैं और उसके साथ साथ उनका आर्थिक विकास भी हो रहा है। एक उद्देश्य के साथ जो एफपीओ है यानी किसान उत्पादक संगठन है, इनकी शुरुआत की गई, एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया और उस लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ हम लगातार बढ़ भी रहे हैं। लेकिन और कितना फायदा इसके जरिए कृषि क्षेत्र को मिल रहा है, और जब बात हम करते हैं आधुनिक कृषि की, तो वहां पर किस तरह का योगदान इन एफपीओ का अभी तक रहा है। और आने वाले समय को देखा जाए तो ना सिर्फ जैविक खेती बल्कि प्राकृतिक खेती, इससे भी जुड़कर जो हमारे किसान उत्पादक संगठन हैं वो लगातार जो बाकी किसान हैं उनको एक बेहतर दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में आज और विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। और लेकिन आप बता दें, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव वत्सी, आप निदेशक हैं कृषि सेवाओं के आईएसएपी से। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं शशि भूषण जी, आप उपनिदेशक हैं प्रसार प्रबंधन वानिकी पटना बिहार से। और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं नरेंद्र पवार जी, जो कि एक किसान उत्पादक संगठन को पूरी तरीके से अच्छे बेहतर ढंग से चला रहे हैं। और ये वही नरेंद्र जी हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री खुद अपने मन की बात में भी कर चुके हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये जो एक एफपीओ है उसको पूरी तरीके से अब चला रहे हैं, बल्कि और भी कई ऐसे एफपीओ हैं जिनको ये अपनी सेवाएं जो हैं मुहैया करा रहे हैं। विस्तार से इनसे हम जानेंगे किस तरह का लाभ इनको मिला है। लेकिन आइए आगे बढ़े, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं और इससे उन्हें फसल का वाजिब भाव मिलना आसान हो जाता है। एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है, बल्कि कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक जैसे उत्पाद भी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। एफपीओ से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। 2500 एफपीओ बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। देश भर की सहकारी समितियां एफपीओ के गठन में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। एफपीओ गतिविधियों का प्रबंधन इस तरह किया जाता है जिससे सदस्यों को तकनीकी जानकारियां, वित्त व उपज के लिए अच्छा बाजार व बेहतर कीमत मिल सके।
तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया किसान उत्पादक संगठन, और जिसका उद्देश्य अगर हम देखें तो यही कि कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो सके। ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि जो किसान हैं उनका भी विकास हो पाए। और जब बात आर्थिक विकास की करी जाती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे हमारे किसान जो हैं ना सिर्फ अकेले बल्कि एकत्र होकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर हम देखते हैं किसान उत्पादक संगठन ये सबसे आगे हमें नजर आते हैं। इस बारे में गौरव जी आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से एक उद्देश्य को लेकर सरकार जो है उन्होंने इसकी शुरुआत की। मुकुल जी, जैसा हम लोगों का यहाँ पे बहुत छोटे लघु किसान हैं, 85% जो फार्मर हैं हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं जी। तो करीब करीब एक दशक पहले भारत सरकार ने ये एफपीओ मूवमेंट स्टार्ट किया था। आइडिया ये था कि इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल कि बहुत सारे फार्मर एक साथ में आए, एक साथ में आकर अपने उत्पाद का विक्रय करने का प्रयास करें जी। उनको हम लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से टेक्नोलॉजी की सुविधा है या इनपुट की सुविधा है तो ये एक संगठन के माध्यम से इन छोटे किसानों तक पहुंचा जा सके। तो करीब करीब एक दशक से भारत सरकार की ये जो एफपीओ की मूवमेंट है ये अब इसमें हम लोगों को काफ़ी सक्सेस स्टोरी देखने को आई है, जिसमें हमारे साथ काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के हम लोगों ने कुछ आउटपुट साइड में जहाँ पे लोगों ने आज हमारे साथ नरेंद्र पवार जी आपने बताया जैसा जुड़े हैं, कुछ आउटपुट में काम कर रहे हैं, कुछ फार्म मैकेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। फिर जैसा आपने जिक्र किया कि जैविक खेती को लेकर कुछ उस मिशन के साथ में लेके एफपीओ काम कर रहे हैं जी। तो इस तरीके से आज की तारीख में काफ़ी हम लोगों को इसमें सक्सेस देखने को मिली इस मूवमेंट के द्वारा जी। और उसी से उत्साहित होकर भारत सरकार ने एक सेकंड इसका फेज स्टार्ट किया जो 29 फेब 2020 में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम लोग करीब 10,000 एफपीओ और बनाएंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा। तो इस प्रकार से ये एफपीओ का मूवमेंट अभी अपने प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए सफलता की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे किसान उत्पादक संगठन हैं। शशि भूषण जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी गौरव जी हमें जानकारी दे रहे थे कि देखिए हर एक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि में माना जाता है कि असीम संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को ना सिर्फ हम मान सकते हैं कि जो हमारे युवा हैं वो भी अब एफपीओ से जुड़ रहे हैं, उनका एक रुझान नजर आता है। तो कहीं ना कहीं एक कौशल विकास के साथ साथ कोशिश यही कि जो कृषि क्षेत्र है उसको और बढ़ावा दिया जाए। अभी जो कृषि उत्पादक संगठन का बात जो चल रही है मुख्य रूप से, या जो आपका एफपीओ के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। खास करके एफपीओ का जो संगठित सामूहिक खेती एक बहुत बड़ा गठन है और खास करके इसका जो आत्मा योजना के तहत पूरे इंडिया में आपका FSG का निर्माण किया गया जी। जो फार्मर्स कृषक हितार्थ समूह और कृषक खाद्य सुरक्षा समूह, ये दो ऐसा समूह का निर्माण है जो पूर्व में चल रहा था। लेकिन अभी जो कृषक उत्पादक संगठन की बात जो चल रही है, खास करके यह कृषक उत्पादन संगठन के माध्यम से ही पूरे भारत का यह विकास किया जा सकता है। और कृषक उत्पादन संगठन कंपनी जो इसमें जो खेती कर रहे हैं, खास करके किसान छोटे किसान है, किसान के पास बहुत कम जमीन है और मुख्य रूप से यदि सामूहिक रूप से हम खेती करते हैं तो हमारा उत्पाद जो तैयार करते हैं, बहुत से जैसे टमाटर की खेती कर रहे हैं, सब्जी का खेती कर रहे हैं, और वो छोटे स्तर पर कर रहे हैं, बहुत कम जमीन उनके पास है, 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा की जमीन है, और उस क्षेत्र में यदि तैयार करते हैं एफपीओ तो वो संगठित होकर वो ट्रक से है जो मंडी में पहुंच सकता है और आसानी पूर्वक वह उत्पाद को मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषक उत्पादक संगठन तभी सक्सेस होगा जब वह किसान हमारे प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे। प्रशिक्षण यदि ले लेते हैं, उनको प्रशिक्षण और एक्सपोजर कराने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि प्रशिक्षण लेकर और जगह पर देखकर किसान को उत्साहित होंगे कि हमारे समूह वो खास करके कृषक उत्पादक संगठन में जो खेती कर रहे हैं वहां पर भ्रमण करने से अन्य किसानों को भी उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। उस संगठन जो संगठित होकर खेती करेंगे जिससे उनका उत्पाद एवं उत्पादकता मूल्य में वृद्धि होगा, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, जिससे उत्पादन लागत कम होगा और उत्पादन
यानी ये उत्पादन सारे बढ़ने फायदे से- जो हैं वो मिल सकेंगे हमारे किसानों को एफपीओ से जुड़कर। और जैसा अभी यहाँ शशि भूषण जी बता रहे थे कि देखिए जो एक किसान है वो जब तक खुद खेत पर नहीं जाएंगे, जब तक खुद जो एफपीओ बने हुए हैं उनसे नहीं बात करेंगे, जब तक वो विश्वास नहीं आ पाता, भले ही कितने ही विशेषज्ञ उनको जानकारी दें। और जैसा हमने आपको मुलाकात कराई थी शुरुआत में ही, हमारे साथ नरेंद्र जी जो हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका सफर हम जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई कि एक एफपीओ जो है किसान उत्पादक संगठन जो है इसका निर्माण करना है, फिर कैसे ये एफपीओ इतना मजबूत स्थिति में आया कि अब जो बाकी एफपीओ है उनके लिए एक सहारा बना हुआ है? बेसिकली हमारा जो एफपीओ है डायरेक्ट मार्केटिंग में काम करता है, मतलब मार्केट लिंकेजेस में काम करता है। हमने ये देखा कि हम जो किसान के बच्चे हैं वो एजुकेशन लेने के बाद कोई जॉब वगैरह ढूंढते हैं या फिर कोई बिजनेस ढूंढते हैं, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हम अगर एक्टिविटी करते हैं तो इसमें अच्छा काम भी बन जाएगा और हमारे फार्मर को भी सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि एफपीओ का काम होता है कि ग्रुप तो पहले से ही बने हुए हैं, मतलब फार्मर एक पहले से ही संगठित रूप में काम करने वाला मतलब मनुष्य प्राणी है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने गांव में बैठ के एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है वो एक साथ ही करते हैं, तो जिसमें सब शेयरिंग करना, एक दूसरे को सपोर्ट होने वाली चीजें। लेकिन जब उसका माल हार्वेस्ट होता है तो मार्केट तक जाने की जो प्रोसेस होती है, जो सप्लाई चेन होती है, उसमें किसान का भूमिका नहीं है अभी तक। तो हमने सोचा कि जो फार्मर्स के बच्चे हैं गांव से आए हुए हैं वो जो अगर दूसरे यहाँ पे कुछ जाए जॉब वगैरह करें, इससे अच्छा कि जो हमारा फार्मर का प्रोड्यूस है वो बेचने की सप्लाई चेन हम इस्टेब्लिश करें, ताकि हमारे फार्मर्स को अच्छा बेनिफिट मिले और हमारे जो रूरल यंगस्टर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और उसी हिसाब से हमने जो वर्क है वो डिसाइड किया कि फार्मर्स प्रोडक्शन तक कब तक का काम करेगा और हम जो उनके बच्चे हैं वो अपने सप्लाई चेन खड़ी करेंगे खुद की, ताकि हम अपने फार्मर्स को अच्छा पैसा दे पाएंगे और कंज्यूमर को अच्छी सर्विस देके जो कुछ अच्छा बेनिफिट मिल रहा है वो हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर हमारे गांव के लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। इसी वजह से हमारे यहाँ पे लोगों को अच्छा पैसा भी मिला और हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा बनता गया। एफपीओ की वजह से ये सब काम हमें आसानी से। एफपीओ का मतलब क्या है कि एक तो हम सब काम करते हैं, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, एफपीओ हमें लीगली बॉन्ड करता है जी, कि ये जो एक्टिविटीज करने के लिए हमें लीगली सपोर्ट करता है, ये सब चीजें करते हैं। हमें जो कुछ एक्सपर्टाइज चाहिए होती है, हर बिजनेस की तरह एग्रीकल्चर एक बिजनेस है जिसमें सारी डिपार्टमेंट्स है, जैसे स्टैटिस्टिक है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, सेल्स है, मार्केटिंग है, प्लानिंग है, फ्यूचर फोरकास्टिंग है। ये सब चीजें अकेला किसान नहीं कर सकता, तो आप इसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज है वो आप एफपीओ के थ्रू ले सकते हैं, उनको एक लीगल बॉन्ड में हम जुड़ा सकते हैं, ताकि एक दूसरे के बेनिफिट के लिए सब काम करें और सबके साथ जाके सबका बेनिफिट मिलता है। जी, तो देखिए किस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो सकता है। नरेंद्र जी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और जैसा उन्होंने कहा कि जब तक किसान संगठित नहीं होगा तब तक शायद उतना फायदा कृषि क्षेत्र से हमें नहीं मिल सकेगा। गौरव जी, अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार का प्रयास भी यही रहा है कि एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है 10,000 नए जो एफपीओ हैं उनके निर्माण का, इस दिशा में कितना हम आगे बढ़े हैं? मुकुल जी, जैसा मैंने बताया कि ये स्कीम के अनाउंस होने से पहले करीब 10,000 एफपीओ बन चुके थे जी, और जो नया स्कीम है जिसमें जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट का, इसमें इन्होंने 10,000 एफपीओज अनाउंस किए हैं, जो कि अगले 2-3 साल में अभी करीब करीब 2,500 एफपीओज जो हैं, जिसके लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, एसएफएसी है, नेफेड है, नाबार्ड है, एनसीडीसी है। तो इन लोगों ने सीबीबीओज के साथ में मिलके करीब करीब 2,500 एफपीओ जो हैं वो इन द मेकिंग है, अभी अलग अलग चरणों में बन रहे हैं जी। और अगले 2-3 साल में करीब करीब 10,000 एफपीओ और बन जाएंगे। तो 3 साल के बाद अगर हम एक पूरा आंकड़ा देखें तो करीब करीब पूरा कंट्री के अंदर 20,000 के करीब एफपीओज हैं जो फंक्शनल होंगे। जी, लेकिन सीबीबीओ की भी अगर हम बात करते हैं तो एक अहम कड़ी के तौर पर ये काम कर रहा है लगातार। लेकिन एक किसान, अगर किसी गांव की हम बात करते हैं, या जो हमारे दर्शक शायद उनके जहन में भी ये बात आए, कैसे वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं या उसके निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं? इसमें बेसिकली सीबीबीओज जो हैं वो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाली संस्थाएं होती हैं जो वहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके साथ टच में होती हैं, और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनके माध्यम से करीब करीब वहाँ पे एक इनफॉर्मल ग्रुप की संरचना होती है जिसको एफआईजी बोलते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, जो शशि भूषण जी भी बता रहे थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। उसी तरीके से कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। पहले उनकी संरचना होती है, करीब ऐसा 20-25 ग्रुप ग्राउंड पे क्रिएट किए जाते हैं और फिर इन ग्रुप्स को एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है जहाँ पे मदद की जाती है, उनको अच्छे उत्पाद पाने के लिए एग्रीकल्चर के इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको मार्केटिंग की सुविधाएं दी जाती हैं और इसके बाद उनको एक फेडरेशन के तहत, जिसको हम लोग 20-25 ग्रुप का आज की तारीख में
जो FPO है उसके अंदर हम लोग फेडरेट करते हैं, तो करीब करीब 300 से 500 किसानों का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का इस प्रकार से हम लोग संरचना करते हैं। जी, ये बिल्कुल देखिए किस तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो संगठित हो सकें। और खासतौर से शशि भूषण जी, अगर देखा जाए जब हम एग्री बिजनेस की हम बात करते हैं, जो किसान है सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं बल्कि उसको एक उद्यमी के रूप में या एक व्यापारी के रूप में देखें, तो ये शायद एक जो बड़ा बदलाव है ये FPO की वजह से अब हमें नज़र आने लगा है। FPO के माध्यम से इसमें बहुत काफ़ी बदलाव आ रही है। हमारे बिहार में तो बहुत काफ़ी इसमें बदलाव हुआ है कृषक उत्पादक संगठन से, और किसान का उत्पाद आज भी देखिए भागलपुर में जो FPO का ही देन है कि जर्दालू आम लंदन गया, GI टैग जर्दालू आम पर मिला, GI टैग आपका लीची पर मिला, तो इस पर एक बाहर मतलब एक्सपोर्ट करने की अपार संभावना है। और इस क्षेत्र में बिहार का धरोहर बहुत काफ़ी चीज़ है, चिनिया केला हो गया, लीची हो गया, मखाना हो गया, तो इस क्षेत्र में FPO के माध्यम से ही पूरे वर्ल्ड में इसका हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारे किसान को खास करके FPO से जुड़े हुए हैं जो फार्मर्स किसान हैं उनको जो रेट, जो वैल्यू एडिशन की बात है कि आमदनी कैसे बढ़े, तो यहाँ पर उतना रेट नहीं मिल पाता। मखाना बिहार में हो रही है, शहद हो रही है बिहार में, बहुत काफी मात्रा में इसकी हो रही है, लेकिन FPO के माध्यम से हम संगठित होकर यदि कार्य करते हैं तो हमारा उत्पाद राज्य और देश में तो होगा ही होगा। जो बिहार का जो सोच है कि हर भारतीय की थाली में एक व्यंजन बिहार का हो, तो इसके माध्यम से बिहार के स्तर से हमारे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में यह फेमस हो सकता है कि इस उत्पाद को हम आज जो यहाँ पर मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हम लोग स्टेट में 2500 फार्मर्स का सिलेक्शन किया गया और मास्टर ट्रेनर को तैयार किया जा रहा है। और इसमें खास करके यहाँ पर जो इनकम नहीं हो रहा था, लेकिन बी वेनम के माध्यम से बी वेनम निकालने का एक प्रोसेस बिहार में इसका स्टार्ट हो गया, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए केजी तक इसकी मार्केट है। तो बी वेनम, परफोलिस, रॉयल जेली ये सब नहीं निकालते थे, लेकिन 50 बक्से से पहले 1 से 1.5 लाख रुपया इनकम करते थे। लेकिन आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, आधुनिक तकनीकी से हम खेती करते हैं, मधुमक्खी पालक करते हैं, तो हमारा 8 से 10 लाख रुपये उत्पादन मिलता है। उत्पादन का कॉस्ट जो यानी आज के समय में जो हम स्मार्ट फार्मिंग की बात करते हैं, स्मार्ट फार्मर उससे जुड़े हुए हैं, और ये जो स्मार्टनेस है हम मान सकते हैं FPO के जरिए देखिए अब आ रही है। नरेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे शुरुआत की गई, लेकिन जब हम विपणन की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, जो काम आपका FPO अब बखूबी कर रहा है, तो ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि FPO ने कहीं ना कहीं जो दूसरे किसान हैं उनको भी असीम जो विकल्प और संभावनाएं दिखाई वैश्विक बाजार की तरफ भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर कोई भी मार्केट अगर हम पकड़ते हैं तो मार्केट में ऐसा कोई नहीं कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के या फिर एक ही फार्मर की चीजों की जरूरत होती है। अलग अलग एरिया के फार्मर, अभी सब सिटीज जो है मेट्रो सिटीज बन गए। जैसे अगर मुंबई की बात करते हैं, मुंबई पुणे की, तो यहाँ पे दिल्ली से लोग हैं, चंडीगढ़ से लोग हैं, बिहार से लोग हैं, चेन्नई से लोग हैं, तो सब लोगों की सब रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक साथ अगर ज्यादा FPO आते हैं तो हम अलग अलग तरीके के वैरायटीज के प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस उनके तक यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने नाफेड के साथ भी एक किसान मंडी किया, तो उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे चेरी नाफेड ने जो कश्मीर के FPO है उनका चेरी नाफेड के साथ मिलकर हमने मुंबई में लाए। जैसे हमारे महाराष्ट्र के जो FPO है, जिसका हमारा खुद का जैसे वेजिटेबल का प्रोडक्शन है, कहाँ पे ऑरेंजेस का प्रोडक्शन है, कहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन है, ये जो चीजें मेट्रो सिटीज में लगती है वो हम उनके साथ टाइप करके उनको भी मार्केट लिंकेज दे देते हैं। ऐसे भी हमारे लगभग 168 ग्रुप्स और FPO है, जिसका हम सालाना 100 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सीधा बेचते हैं जी। जिसकी प्राइम मिनिस्टर सर ने भी उनके मन की बात में प्रशंसा की है। लेकिन कोई भी मार्केट डेवलप करना है तो FPO के थ्रू आप वहां तक जा सकते हैं, और एक ग्रुप के तरह, मतलब कोई भी चीज देखो, हम सीधी चीज है कि हम जितने बड़े हो जाते हैं, जितने लोग जुड़ते जाते हैं, तो उतना ही काम बड़ा हो जाता है जी। तो जितने बड़े हो जाते हैं तो स्केल की जो हमें बेनिफिट है वो अपने आप मिल जाते हैं। तो स्केल करने के लिए देखो मार्केट में हर चीज जा रही है, पहले भी जा रही थी FPO के पहले, जैसे 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 समाज बना है 2000 साल से लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। हम अगर एक साथ होते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो काम करने वाले लोग हैं
या हमारे जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनका बेनिफिट सिक्योर करना हमारे एफपीओ का जरूर काम है। तो जितने ज्यादा एफपीओ जुड़ जाते हैं तो उतने ज्यादा आपका मजबूत संगठन हो जाता है और उतना ज्यादा आपका शेयर मार्केट में बढ़ जाता है। बिल्कुल नरेंद्र जी, इतने ज़्यादा जो एफपीओ आपने बताया जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उसमें इतने संख्या में जो किसान हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, और जैसा आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने भी उस बात को सराहा, वो किस तरह का अनुभव रहा आपके लिए? बिल्कुल बढ़िया सर। जब अगर कोई चीज आप बनाते हैं, देखो हम फार्मर के बच्चे हैं, हम कोई चीज ऐसा तो नहीं कि 10 साल 20 साल प्रेडिक्ट करके बना सकते हैं। हम आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कुछ चीज बनाते हैं कि अभी हमारा माल आज जो हार्वेस्ट किया है वो बेचने के लिए हम कहाँ पे जाए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, इस वजह से हमें पता चलता है। यही चीज अगर गवर्नमेंट के लेवल पे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और ऐसी प्रशंसा करती है तो हमें और भी उसमें अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। और हमारे जैसे जो लोग हैं बाकी उनको भी लगता है गवर्नमेंट इन छोटी छोटी चीजों को अगर प्रशंसा कर रही है तो गवर्नमेंट इन चीजों में ध्यान दे रही है। तो उसके जैसे और हजारों लड़के तैयार हो जाते हैं और हजारों एफपीओ बन जाते हैं कि जो चाहते हैं कि हम अपना मार्केट तैयार करो और हमारे किसानों को भी बेनिफिट देते हैं। बिल्कुल नरेंद्र जी, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, आप अभी भी इसको छोटी बात कर रहे हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को सराहा भी है और लगातार इसी वजह से भी हम मान सकते हैं कि कोशिश की जा रही है और ज़्यादा मजबूती जो है वो किसान उत्पादक संगठन क्षेत्र में आ सके। और खासतौर से गौरव जी, अगर देखा जाए एक जिला एक उत्पाद जैसी भी योजनाएं हैं सरकार की, तो क्या इनका भी समावेश हम मान सकते हैं? बेसिकली जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम है, इसका मेन लक्ष्य यही है इकोनॉमी ऑफ स्केल लाने के लिए। हर एक एरिया की अपनी एक विशेषता है कि जैसे स्ट्रॉबेरी है आपकी, वो महाबलेश्वर से आती है, या आपका दशहरी है वो मलिहाबाद से है। उसी तरीके से आपका जो बासमती है वो उसके लिए तरावड़ी है या अमृतसर है। तो उस तरीके से उस एरिया की जो विशेषता है वहाँ पे मेजॉरिटी फार्मर्स जो हैं हम पाते हैं कि वो उस क्रॉप के उत्पाद में संलिप्त होते हैं जी। तो ये जो स्कीम है इसका कन्वर्जेंस एफपीओ के साथ में इसीलिए किया जा रहा है कि उस एरिया की एक विशेषता है उसका कमर्शियल स्केल पे फार्मर को रियलाइजेशन बढ़ा के दिया जा सके इस एफपीओ के संगठन के माध्यम से जी। तो उसी तरीके से ODOP स्कीम का गवर्नमेंट ने कन्वर्जेंस किया ये एफपीओ स्कीम के अंदर। तो ज़्यादातर जो कोशिश है उस एरिया के अंदर प्राइमरी लेवल पे उस क्रॉप को जरूर उसमें इन्वॉल्व किया जाए जो उस एरिया की विशेषता है, यानी एफपीओ जो है इससे भी जुड़ सकें। यस। तो देखिए किस तरीके से जब भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद जैसी जो योजनाएं हैं उनके जरिए भी कोशिश यही कि अगर वहाँ पे ज़्यादा फायदा हो रहा है तो किसान अगर संगठित होंगे, अगर उनके वहाँ कोई किसान उत्पादक संगठन है तो वो इस योजना से जुड़कर और भी ज़्यादा लाभ ले सकता है। और इसके लिए अलग अलग राज्यों से भी हमने देखा किस तरह का जो रुझान है वो होता नजर आया। शशि भूषण जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से करीब अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य की भी, तो यहाँ भी करीब 200-300 के करीब जो एफपीओ है उनका निर्माण अभी हो चुका है। लेकिन इन एफपीओ में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं किसी उत्पाद को लेकर आपको रुझान नजर आता है या जो कृषि के संबंधित सेवाएं हैं उनको लेकर रुझान नजर आता है? अभी जिस कृषक उत्पादक संगठन का मुख्य रूप से यहाँ पर ऑर्गेनिक का है जो बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है, जैविक खेती का जी। जैविक खेती पर, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन बहुत काफी मिल जाता है। और इस चीज को यदि हम लोग एफपीओ के माध्यम से ऑर्गेनिक शॉप ऑर्गेनिक का यदि हम प्रोडक्शन करते हैं, इसका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड है। ऑर्गेनिक का फोकस करने की आवश्यकता है, खास करके यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, उत्पादन तो कर ही रहे हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की सिस्टम की ओर यदि जाते हैं तो हमारा उत्पादन लागत कमेगा और उत्पादन लागत कमने के साथ साथ हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ जाता है। और खास करके पर्यावरण को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए भी, और ह्यूमन में जो आज जो कोविड जो चल रही है इसमें भी बहुत काफी उपयोग में लाया जा सकता है। खास करके इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो ऑर्गेनिक खाना है, जैविक खेती करना है, जैविक खेती करके हम उत्पाद को अच्छे ढंग से इसके उपयोग में ला सकते हैं और हमारे किसान हैं खुशहाल होंगे इस क्षेत्र में। क्योंकि उत्पादन को लागत को कम करने में जैविक ही ऐसा है कि इस पर किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत काफी महंगा नहीं है, जैविक वह घर में ही तैयार कर सकते हैं। खास करके जैविक खेती करने के लिए जो प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल वर्मी कंपोस्ट जो है, जो हमारा प्राकृतिक प्रवाह है, वह
दिन रात हमारे केचुआ खेत जोत रहा है और मिट्टी की संरचना को सुधार कर रही है। और हमारे एफपीओ जो है और लगातार उसका इससे जुड़कर और भी अच्छी आमदनी जो है वो ले रहे हैं और उसी वजह से लगातार कोशिश की जा रही है कि और भी जो किसान हैं वो इस संगठन से जुड़ सके, यानी जो किसान उत्पादक संगठन है इससे जुड़ सके। और अभी तक जाना आपने कि किस तरीके से कोई अलग से हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक कंपनी हम मान सकते हैं किसान की जिसमें वो खुद अलग अलग पदों पर होते हैं और उसके बाद हिस्सेदारी जो है वो पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है। तो पारदर्शिता इस प्रणाली में हमें नजर आती है, मुनाफा किसान को इसमें होता है और उसके साथ साथ आधुनिक कृषि में हमारे आधुनिक किसान की जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन आने वाले समय में इनको कैसे हम मान सकते हैं कि जो उनकी कड़ी है वो अब जुड़ पाएगी स्टार्टअप से, और उसके बाद जब आत्मनिर्भर कृषि की हम बात करते हैं वो भी एफपीओ के जरिए साकार हो सकेगा। इसके बारे में भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की, कैसे इसके जरिए हमारे जो किसान हैं वो सशक्त हो रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी आपने जाना जो अलग अलग एफपीओ हैं अलग अलग राज्यों में कैसे वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गौरव जी आपसे हम जानना चाहेंगे, एफपीओ का निर्माण हमने देखा किस तीव्रता के साथ हो रहा है, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि एक कड़ी के तौर पर जो एफपीओ हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उनको जो एग्री स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ एक कहीं ना कहीं समावेश नजर आ रहा है उनका। हाँ मुकुल जी, जैसे आज की तारीख में भारत सरकार की 2 मूवमेंट हैं। एक एफपीओ मूवमेंट है जिसके तहत ये छोटे किसानों को साथ में लाकर ये एफपीओ की संरचना की जा रही है। दूसरा जो मूवमेंट है वहाँ पे स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। जो स्टार्टअप मूवमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डीएसटी है, वो लोग स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा इंक्यूबेशन एजेंसी को सपोर्ट करते हैं जी। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं ये लोग जो एग्रीकल्चर के पेन पॉइंट्स हैं ये ऐसे सब एलीट इंस्टीट्यूट से आते हैं, IIM IIT से, जो कोशिश कर रहे हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके तहत किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के पेन पॉइंट्स हैं, चाहे वो प्री हार्वेस्ट के हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के हैं, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है जी। जैसे प्री हार्वेस्ट के अंदर कुछ स्टार्टअप्स हैं। IIT कानपुर ने अभी एक ऐसा सॉइल टेस्टिंग का मशीन का इजाद किया जिसमें कि रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है, जो उसको चलाने की कॉस्ट है ऑलमोस्ट ना की जैसे है, और उसके अंदर विद इन मिनट्स वो सॉइल टेस्ट कर पाते हैं जी। तो इस तरीके की प्री हार्वेस्ट के टेक्नोलॉजी हैं जो उन्होंने एग्रोनेक्स्ट एक स्टार्टअप के साथ टाई अप किया उसको ग्राउंड पे ले जाने के लिए। ऐसे कृषि तंत्र एक एफपीओ है, सॉरी स्टार्टअप है, जिसने एक ऐसा ही ऑटोमेट किया सॉइल टेस्टिंग का प्रोसेस को। ऐसे एक इंटेलो लैब करके एक स्टार्टअप है जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांजैक्शंस में व्यापारी के साथ में फार्मर्स को, वो क्वालिटी फ्रंट पे आती है। तो उन्होंने गौरव जी एक दूसरे के पूरक होते हमें ये नजर आ रहे हैं अगर हम एफपीओ और स्टार्टअप्स की बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए अगर आपको जरूरत पड़ रही है इनपुट्स की या कच्चे माल की अगर हम बात करते हैं तो वो शायद हमारा एफपीओ जो है वहां पर वो भली भांति वो कार्य कर रहा है। हाँ जी, एफपीओ एक साइड में है और जो टेक्नोलॉजी का समावेश है यहाँ पे वो स्टार्टअप मूवमेंट के द्वारा देखने में आ रहा है जी। तो ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से पूरक मान सकते हैं, पूरक के जैसा कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ शशिभूषण जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब क्योंकि अब जैसे ही जो एफपीओ का निर्माण होता है उसके बाद समस्याएं उनके सामने रहती हैं, कुछ चुनौतियां भी सामने रहती हैं, और शायद काफ़ी हद तक जो उनकी चुनौतियां हैं उनका समाधान अगर वो स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं या सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिल रही है तो काफ़ी हद तक वो समाधान हो जाता है। बिहार की अगर बात करें तो क्या वहाँ भी एक मजबूत कड़ी के तौर पर नज़र आ रहे हैं हमारे जो एफपीओ हैं और जो एग्री स्टार्टअप्स हैं? बिहार स्टेट में भी स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं उनको हम लोग है जो प्रशिक्षण के माध्यम से खास करके
ट्रेंड होना अति आवश्यक है। यदि जब तक हम लोग प्रशिक्षित नहीं होंगे तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मुर्गी पालन करना है, बकरी पालन करना है, मधुमक्खी पालन करना है, तो स्टार्टअप करने के पहले उनको है जो प्रशिक्षित किया जाता है। और खास करके उनको यह वहाँ लोकल स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा कार्यालय है, जिला कृषि कार्यालय है, तो वहाँ से संपर्क स्थापित करके हमारे प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक वहाँ पर सहयोग करते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी उनको एडॉप्ट कराते हैं और बामिती स्तर से उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। खास करके एटीएम, बीडीएम और जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज में हमारे जुड़े हुए हैं, कृषि समन्वयक भी हैं जो ब्लॉक स्तर पर हैं, और उनको हम लोग प्रशिक्षित करके और प्रशिक्षण लेकर उनको किसान का जो जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई मुर्गी पालन करना चाहते हैं, कोई बकरी पालन करना चाहते हैं, तो उनको विशेष तौर पे प्रशिक्षित करके और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है, जो चैलेंज है, उसको चैलेंज को दूर किया जाता है। खास करके जब तक हम लोग उन किसानों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तब उनका जो लॉस होने की संभावना बनी हुई रहती है। और हर हमेशा खास करके कृषक उत्पादक संगठन हमारा FIG का निर्माण किया हुआ है, उसके माध्यम से जो FPO से जुड़े हुए हैं उनको भी प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था किया जाए, ताकि प्रशिक्षित होकर वह आसानी पूर्वक, जैसे जिस क्षेत्र में लोग डिस्ट्रिक्ट इसमें क्षेत्र पर ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिस क्रॉप को फसल ले रहे हैं उस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। यानी बेहतर कुशलता और दक्षता के साथ कोशिश यही की जाती है। अगर प्रशिक्षण आप लेते हैं तो और बेहतर आप उसमें हो सकेंगे और ज़्यादा निपुण आप उसमें हो सकेंगे, जिसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में मिल सकेगा। नरेंद्र जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले आपके सामने भी जाहिर तौर पर चुनौतियाँ रही होंगी जब FPO का निर्माण आपने किया था, किस तरीके से बाजार तक पहुंचना है, लेकिन अब किस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो बाजार है या व्यापारी हैं बड़े, वो शायद खुद आप तक पहुंचते होंगे आप? बिल्कुल सर, ये बेसिकली अगर ये देखें तो एक इकोसिस्टम होती है जहाँ पे सारे मतलब प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग की चीजें है। जब तक एक गट्ठे में ऑर्गेनाइज नहीं होती तब तक इसमें से कोई भी आदमी ठीक से काम नहीं कर पाता है। हमारा क्या काम होता है कि ये सब ऑर्गेनाइज करना, मतलब अच्छा प्रोड्यूस कंज्यूमर को चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ती है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन के लिए पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करना, फार्मर्स की रिसोर्सेस अवेलेबल करके देना, अच्छे इनपुट्स अवेलेबल करके देना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो ट्रीटमेंट होती है या सप्लाई चेन होती है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो लोगों को आपको एक साथ जोड़ना पड़ता है और एक इकोसिस्टम बनानी पड़ती है जो आपकी स्ट्रांगली अप्रोच हो सीड से लेके प्लेट तक, मतलब अपने फार्म से लेके कंज्यूमर के घर तक जाने तक की जो सप्लाई वो खड़ी करने के लिए जो आपको लोग जरूरत होते हैं वो आपको एक इसमें जोड़ने पड़ते हैं। और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, वैसे लोग आपको मिल भी जाते हैं और लोग आपके पास आ भी जाते हैं। लेकिन आपको इसमें स्ट्रॉन्ग ऐसा मैसेज देना होता है लोगों तक कि एक अच्छी मॉडल है जहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से फार्मर्स का, बाकी स्टेक होल्डर का, सबका इंटरेस्ट कैसे बरकरार रहे, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी के साथ कैसा अपना वर्क करे ताकि सबको बेनिफिट हो और लॉसेस कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन बने जिसमें कंज्यूमर भी बेनिफिट मिले और फार्मर को भी बेनिफिट। नरेंद्र जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि क्योंकि इतने सारे FPO जो हैं वो आपसे जुड़ते हैं और एक कारोबार जो है बड़े स्तर पर पहुंचता है, और उसमें जब बात आती है हिस्सेदारी की या खासतौर से मुनाफे की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो हर एक FPO है वहाँ ये सुनिश्चित किया जाता है कि कितना मुनाफा आपको मिल सकता है? क्योंकि किसान के जहन में ये विश्वास दिलाना कि यहाँ आपको इतना मुनाफा मिल सकता है, ये कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है। तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो किसान है उसका विश्वास नजर आता है FPO को लेकर? बिल्कुल सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बात कही कि हमेशा ये होता है कि जब कुछ मिलता नहीं हो तब तक सब लोग साथ होते हैं FPO के, जब कुछ मिलना चालू हो गया तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे चीजें हो जाती है उसमें। जी, हम जिस तरह से काम करते हैं तो हम बेसिकली वर्क बेसिस पे काम करते हैं। हम जब काम चालू करते हैं तब भी डिसाइड करते हैं कि किसका क्या वर्क है और उसको वर्क के हिसाब से कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। जैसे हमारे इसमें अगर देखते हैं तो हमारे 2 टीम बनते हैं एक FPO के, कोई भी एक जो होती है कल्टीवेशन वाली, प्रोडक्शन वाली, और दूसरी टीम जो होती है वो सेल्स वाली। एक फार्मर है, समझो
एक कमोडिटी पर प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम ये डिसाइड कर देते हैं कि 40% अगर 20% सप्लाई चेन की कॉस्ट है और 20% सेल कटिंग को, तो 40% सेल्स में जाएगा, 60% प्रोडक्शन में जाएगा। जो प्रोडक्शन करने वाला फार्म है उसने अगर 200 किलो भी कमोडिटी प्रोडक्ट की है तो उसका सेल्स प्राइस देके 60% उस फार्मर को सीधा जाता है, 40% वो सेल करने वाले को जाता है। इस हिसाब से अगर आप सब चीजें प्री डिफाइंड है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय ही, तभी आपके काम बहुत लॉन्ग टर्म चला जाता है कि आपके सब चीजें प्री डिफाइन है, आपका जो जो जैसे काम कर रहा है वो बेसिस पे अगर सबको मिल रहा है, क्योंकि जब ग्रुप बड़े लेवल पे एक साथ आ जाता है तो हमेशा उसको एक चीजें लगती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ पे कुछ होता नहीं है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो उनको ट्रेनिंग देना भी होता है। जैसे कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं लोग, तो उनको पता होता है कि मेरा एक पोर्टफोलियो है और मुझे इसके लिए उतना पैसा मिलने वाला है। वैसे ही एपीसी में भी हर किसी का एक पोर्टफोलियो होता है, हर आदमी कोई एक तो सुपरस्टार नहीं होता कि हर चीजें एक ही आदमी करेगा। तो जो आदमी जो चीज कार्य कर रहा है उसको वो अच्छी तरह से निभाए और उसको उसके लिए पैसा मिले, यानी सबकी जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित कर दी जाती है और उसी के अनुसार जो हिस्सेदारी आती है, यानी जो मुनाफा है वो देखिए किस तरीके से हम मान सकते हैं कि एक सही अनुपात में, निश्चित अनुपात में हर एक एफपीओ तक पहुंचता है। और खासतौर से गौरव जी देखा जाए तो शायद आपको भी काफ़ी तसल्ली मिलती होगी, काफ़ी खुशी होती होगी जब एक किसान जो है कृषि में जो अर्थशास्त्र छिपा हुआ है जब उसको जानते हैं, समझते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव मुकुल जी यही है कि हम लोग जो किसान है उसको इसका जो इकोनॉमिक्स है वो समझ में आना चाहिए। जैसा शुरू में नरेंद्र पवार जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर जो है इसमें बहुत सारा साइंस का समावेश है जी। यहाँ पे एक फार्मर को बॉटनिस्ट होना जरूरी है, उसको प्लांट पैथोलॉजिस्ट होना जरूरी है, उसको एग्रो इकोनॉमिस्ट होना जरूरी है। तो जिसका इन्होंने यहाँ पे अभी मेंशन भी किया किस प्रकार से ये लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उस तरीके का अलग अलग अपना पोर्टफोलियो का निर्वहन करते हुए एफपीओ जिस तरीके से अपना टारगेट अचीव करती है, तो ये काफ़ी एक सक्सेसफुल मॉडल के जैसे इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कितनी संख्या तक एक किसान जो है वो एक एफपीओ में जुड़ सकते हैं, और अगर सबसे कम संख्या आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कितनी एक न्यूनतम सीमा जो है वो कितनी है और अधिकतम कितनी है इसमें जो नया स्कीम है उसमें जैसे हिली एरियाज है जहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है कि कश्मीर की बेल्ट है या हिमाचल है या नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं, वहाँ पे 100 तक फार्मर्स को साथ में लेके एक संगठन का निर्माण होता है और ये संख्या जो है 200 तक भी जाती है। और इसके अलावा अगर कहीं पे थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है जी। जो नॉर्मल प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे अभी 300 किसानों को लेके, मिनिमम 300 किसानों को लेके ऐसा एक एफपीओ बनाया जाता है जिसकी संख्या 500 और 500 से ऊपर 1000 तक भी चली जाती है जी। और कुछ बड़े एफपीओज हैं जैसे अलग अलग कमोडिटीज़ में है, मिल्क के जो एफपीओज हैं वहाँ पे ये थाउजेंड्स में है कि जैसे एनडीडीबी सर्विसेज हैं उनके एफपीओज बने हैं तो वहाँ पे 20,000 25,000 इस तरीके से फार्मर्स की, क्योंकि जो इसका की है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल है। जितना ज़्यादा किसान साथ में आएंगे उतना ही उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, उतना ही उनको इकट्ठा ऑप्टिमाइजेशन होती है ऑपरेशंस में, वो अपना खर्चा कम कर पाते हैं साथ में काम करके। बिल्कुल, और कुछ ऐसी स्थिति हमने इस बार के बजट में भी देखी जो कहीं ना कहीं नाबार्ड को भी जिम्मेदारी दी गई है, ना सिर्फ स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं या एफपीओ की बात करते हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो योजना का उद्देश्य है वो यही है कि एक किसान को कैसे हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो छोटा किसान जिसकी छोटी जोत होती है, जिसकी अपनी नेगोशिएशन और बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे किसान साथ में मिलके आए, इस तरीके का जैसा नरेंद्र पवार जी का संगठन है इस तरीके के संगठन का निर्माण हो और फिर उसके बाद में वो एक कॉरपोरेट के जैसा इसको इंस्टीट्यूशन को रन करें और जिसमें हर फार्मर की सहभागिता हो वैल्यू चेन सिस्टम के अंदर और उनको उनके जो प्रोडक्ट का बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो, उनकी आमदनी बढ़े। बिल्कुल गौरव जी, लेकिन एक सवाल अक्सर जो किसान है उनके जहन में भी आता है, कई बार उन्होंने हमसे भी इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की है, जब हम बात करते हैं सहकारिता की, कोऑपरेटिव की, उनसे कैसे हम जो एफपीओ है उसको अलग मान सकते हैं? कोऑपरेटिव और एफपीसी का जो अभी मेन डिफरेंस जो है, कोऑपरेटिव जो है उसके अंदर भी ऐसे ही फार्मर संगठित होकर करते हैं, लेकिन उसमें जो नॉर्म्स हैं, बाई लॉज जो होते हैं जो गवर्न करने के लिए, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम है। और जो एफपीसी है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जो अभी नई जितनी भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं वो कंपनीज एक्ट के अंदर बन रही है, तो इसमें
उस लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि उनको एफपीओ रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए किस तरीके के बायलॉज का वो लोग निर्माण करते हैं। तो ये अभी रियलाइज किया जा रहा है कि ये एक बेटर मॉडल है। एक बड़ा अंतर इसको मान सकते हैं, हाँ, जिस वजह से किसान खुद को थोड़ा सा स्वतंत्र भी मानते हैं कि इस तरह की देखिए जो बाधाएं हैं या बंदिशें हैं वो उन पर नहीं है। और खासतौर से शशि भूषण जी, अगर देखा जाए जो अब लगातार अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की भी अगर बात की जाए, तो अब एक हम रुझान मान सकते हैं। खासतौर से एक समय था जब जो युवा पीढ़ी थी, माना जाता था कि उनकी रुचि अब शायद कृषि में नहीं है, लेकिन अब वही युवा पीढ़ी है जो कि ना सिर्फ एफपीओ का निर्माण कर रही है, स्टार्टअप से जुड़ रही है और कोशिश यही कि आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। युवा पीढ़ी जो है खास करके इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से यदि आते हैं और उनका युवा को प्रशिक्षण लेकर और जिस सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, जिस क्षेत्र में वो इंटरेस्ट है, विकास मिशन के तहत भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कई कोर्सों पर। वर्मी कंपोस्ट हो गया, सीड प्रोडक्शन हो गया, मशरूम उत्पादन हो गया, गार्डनर हो गया। जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड युवा वर्ग हैं वो यदि संगठित होकर इस क्षेत्र में एफपीओ के माध्यम से यदि आते हैं तो इसमें निश्चित तौर पे उन युवा वर्गों को रोजगार मिलेंगे। और खास करके उन लोग युवा इसमें यदि आते हैं, एफपीओ के माध्यम में जुड़ते हैं, तो उनका जो आज जो बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, जो पलायन हो रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, और इस क्षेत्र में अपने ही क्षेत्र में लोकल क्षेत्र में अपने गांव के को यदि युवा वर्ग इसमें आते हैं, कृषक उत्पादक संगठन करके, और इसमें आत्मा योजना के तहत प्रशिक्षण लेते हैं और कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। और अन्य किसानों को भी जो इसमें जुड़े हुए हैं उनको सदस्य बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और उनका उत्पाद देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में भी जाएगा और उनका आमदनी सुदृढ़ होगा यदि संगठित होकर यदि खेती करते हैं। खास करके एफपीओ के माध्यम से तो निश्चित तौर पर हमारे बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा इस पर साधन है और किसी से बड़ा कोई उद्योग नहीं है। इस क्षेत्र का यदि उद्योग के रूप में यदि हम चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें अधिक से अधिक काफी सभी लोगों को रोजगार मिल सकता है जिनके पास भूमि है। बिल्कुल, एक जो बड़ी समस्या रहती है, चुनौती हम मान सकते हैं रोजगार की, वो भी एफपीओ के जरिए देखिए एक समाधान जो है, क्योंकि ना सिर्फ आपको खुद को रोजगार बल्कि जो बाकी और हैं उनको भी आप रोजगार मुहैया करा सकेंगे। साथ ही यहाँ नरेंद्र जी जानना चाहेंगे, एफपीओ की जब हम बात करते हैं, किसान उत्पादक संगठन की जब हम बात करते हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाए, क्या कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं जो पूर्णतः जो महिलाएं हैं वो संचालित कर रही हैं, या जो और एफपीओ में किस जो भागीदारी है महिलाओं की वो नजर आती है आपको? बिल्कुल सर, अगर इसमें पूरे सेक्टर में भी अगर देखते हैं, जैसे आपने बोला कि अभी युवा क्यों आ रहे हैं यहाँ पे ज्यादा, तो जैसे रूरल एरिया में मतलब गाँव में जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, ये सब लोग अभी के हैं जिनकी उम्र 30 साल 35 साल है, हमारे उम्र के लोग हैं, लड़के भी। तो जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है गाँव में, तो वैसे गाँव के युवा इस बिजनेस में आ रहे हैं। वैसे ही जब हमारी औरतों को, हमारे जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा मिलेगी, अच्छा अवसर मिलेगी, रिसोर्सेस मिल जाएंगे, तो अपने आप आ जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में अगर देखते हैं तो बहुत सारे महिला संगठन है जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अपने गौरव जी भी बोलेंगे, नाफेड के साथ भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पुता शक्ति करके हमारे जो खुद ओनियन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लगभग 45,000 मीट्रिक टन का उन्होंने इस साल ओनियन का काम किया। अभी वो उनका कल मेरे पास आए थे वो, तो उनका एक प्राइवेट मार्केट बना रहे ओनियन का, बस जो ओनियन महिला ही चलाएंगे, महिलाएं उसके लाइसेंस वाले होंगे, महिलाएं परचेस करके महिला सेल करेंगे और महिलाएं मार्केट चलाएंगे। अवसर और उपलब्धि अगर होती है तो महिला पुरुष ऐसा कोई फर्क नहीं है, गांव के लोग शहर के लोग ऐसा कोई नहीं, लेकिन सब जगह पे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, जैसे शिक्षा हो, बाकी सारे रिसोर्सेज हो, अपॉर्चुनिटीज हो, तो बाकी कोई कम नहीं इसमें। बिल्कुल, यानी मान सकते हैं कोई भी जो भेदभाव है देखिए वो नहीं है, फिर चाहे हम जो हमारे पुरुष किसान हैं उनकी बात करें, महिला किसानों की बात की जाए। और जैसा नरेंद्र जी ने कहा कि संसाधन अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर हर कोई यही चाहता है कि उसका आर्थिक विकास हो सके, वो तरक्की कर सके, और उसकी तरक्की के साथ साथ जुड़ी है इस देश की तरक्की भी। आने वाले समय में किस तरीके से और बदलाव जो है वो एफपीओ के जरिए हमें देश में नजर आएगा, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों के बारे में, कैसे इसके जरिए जो सशक्त हो रहे हैं हमारे किसान, और खासतौर से महिलाओं की भी अगर बात की जाए तो ब्रेक में जाने से पहले नरेंद्र जी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि पूर्णतः जो महिलाएं हैं, कई ऐसे एफपीओ हैं जो वो संचालित कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण जो है वो भी इनके जरिए हो रहा है, रोजगार सृजन भी हो रहा है। और जब एक नए भारत की बात हम करते हैं, बदलते भारत की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं गौरव जी जो इस बदलते भारत की बदलती कृषि है वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि एफपीओ से अब जुड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मुकुल जी, जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी समस्या थी सीमांत किसानों की, उसको अब हम एफपीओ के माध्यम से उसको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर पाए हैं। और आगे अगर हम लोग वृत्त चित्र के ऊपर देखें कि जैसा आपने भी थोड़ा जिक्र किया था कि, और बामेती से शशि भूषण जी ने भी बोला था कि वहाँ से उनका एक्सपोर्ट हुआ पोटैटो बिहार से, तो उस तरीके की संभावनाएं इसमें जुड़ती जा रही हैं, जहाँ पे जो एफपीओज हैं वो वैल्यू चेन के अंदर उनकी हिस्सेदारी एक तरीके से बढ़ती नज़र आ रही है। वहाँ पे आज की तारीख में बहुत सारे एफपीओज के ऐसे एग्जांपल हैं जो नरेंद्र पवार जी के जैसे आगे वैल्यू चेन में रिटेल एंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कॉरपोरेट काम कर रहे हैं। फार्म ग्रोसर के नाम से ऐसी एफपीओज हैं जो सीधा कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, उनका रियलाइजेशन बढ़ रहा है। और इसका जो अगला बड़ा हम लोग एक बदलाव देखेंगे कि ये एफपीओ उस लेवल तक पहुंचेंगी जहां पे ये डील स्ट्राइक करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। बहुत सारे एफपीओज अभी इस तरीके की संभावनाएं तलाश रहे हैं। त्रिपुरा से पाइनएप्पल है वो यूके जा रहा है, या इधर से पोटैटो इनका बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। उस तरीके से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जो है वो करते नजर आ सकते हैं एफपीओ हमारे। बिल्कुल इस सिचुएशन में एफपीओ कुछ पहुंच चुके हैं जहां पे उनकी जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हैं, जो कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं उनसे भी उन्होंने पास्ट में ज़्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। ग्रेप्स के केस में ऐसा हो रहा है। और मैंने वही बताया कि जैसे अब आगे भी संभावनाएं हैं जहां पे बहुत सारी ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जो बाहर कंट्री में जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्सिंग का फार्मर या एफपीओ के द्वारा। जी बिल्कुल, जैसा यहाँ देखिए गौरव जी ने कहा कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हम उनको जानकारी मुहैया करा रहे हैं। नरेंद्र जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी संख्या में जो किसान हैं आपसे जुड़े भी हैं, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से जो प्रशिक्षण है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें जब हम तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं या प्रयोगात्मक शिक्षा की जब खासतौर से बात की जाती है, वो कितना ज़रूरी आपको लगता है कि किसान को तकनीकी जानकारी भी मुहैया कराई जाए? बिल्कुल सर, इसमें जैसे एफपीओ एक साथ आ जाते हैं तो एफपीओ के थ्रू ये लोगों को ये सब सुविधाएं मिल सकते हैं, लेकिन इसका एक हमें फंडामेंटल सोचना पड़ेगा कि हर कोई चीज में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन नई अपडेट हो जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में हो, वेदर के बारे में हो, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हो, कोई डे टू डे मिलने वाली चीज है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि कोई एक एफपीओ के साथ जुड़े हैं तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। हमें बड़े लेवल पे हमेशा इंफॉर्मेशन फ्लो फार्मर तक पहुंचाना पड़ेगा कि वो अपने प्रोडक्शन में कैसे सुधार कर सकता है, कौन से नए सीड आए हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आए हैं, कौन से नए इनपुट्स आए हैं, सेल्स की क्या इंफॉर्मेशन है, मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च हम लोगों को कैसे दे सकते हैं। और डे टू डे होने वाली चीज है जो अपने गवर्नमेंट के थ्रू भी कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम लेके फार्म विजिट करके फार्म फील्ड स्कूल के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इसके थ्रू भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे कि फार्मर को डे टू डे बेस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे हम कोई भी आदमी है अगर यहाँ पे रहता है तो हमेशा रोज न्यूज देखता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है। वैसे ही जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है वो उन्हें हमेशा ये जानकारी मिलनी चाहिए कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, फार्मिंग में क्या बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या बदल रही है, मार्केट कैसे बदल रहा है, और रोज के रोज मिलना चाहिए। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहायता लेके बहुत बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप भी इन्वॉल्व होंगे। एफपीओ तो होंगे, लेकिन स्टार्टअप और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। जैसे गौरव जी की
फर्म है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। बस जी। इंफॉर्मेशन ना देके आपको इंक्यूबेशन तक उनको लेना पड़ेगा ताकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खड़ा हो। नहीं तो फिर क्या होता है ना, ये एक्टिविटी 1-2 साल तक चलती है, उसके बाद स्लो हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एफपीओज है जो शुरुआत में तो अच्छे काम किए, लेकिन उनको दिशा नहीं मिली, कुछ सपोर्ट नहीं मिला, उनकी कैपेसिटी जिस तरह से चाहिए ये एक दिन में डेवलप होने वाली चीज नहीं है। तो उसको कंटिन्यूस एफर्ट लेने पड़ते हैं, अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। जी। तो एक कंटिन्यूस एफर्ट वाला एक प्लान और एक सोची समझी हमें शेड्यूल बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी जी। इन सबको बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल, तो एक सही रणनीति के साथ ना सिर्फ सही दिशा बल्कि जो एफपीओ उनकी दशा भी बेहतर रही, इसके लिए लगातार हमें सक्रिय रहना पड़ेगा। और यहाँ शशि भूषण जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, कितना सहमत आप नरेंद्र जी की बातों से? जो बताए बहुत काफी इस पर जोड़ने देने की जरूरत है। और खास करके जो नए मतलब टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट जो हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, इसकी नए जो इंफॉर्मेशन जो है, बहुत से नए वैरायटी आ गए जो अच्छे प्रोडक्शन हाई मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने के लिए इस चीज को होनी आवश्यकता है। और खास करके जो हमारे जो यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कर रही है, अनुसंधान केंद्र शोध जो कृषि क्षेत्र में कर रही है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में भी बहुत काफी शोध हो रही है। इस पर निश्चित तौर पे यदि हम एफपीओ के माध्यम से जिस क्षेत्र में जो काम कर रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन हो, मत्स्य हो, इस क्षेत्र में बहुत काफी नई तकनीकी आ चुकी है। और इसकी सूचना इंफॉर्मेशन वो वैज्ञानिक और एफपीओ के जो कार्य कर रहे हैं, इनको है जो इसके माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, इन वेबिनार के माध्यम से हो, तो हर हमेशा इंफॉर्मेशन यदि मिलते हैं सही समय पर, यदि उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो निश्चित तौर पे एफपीओ बहुत काफी आगे बढ़ेगी। यह तकनीकी जानकारी मुहैया कराना अति आवश्यक है। और सूचना जो वैज्ञानिक के जो सूचना जो है, मौसम वैज्ञानिक जो है, मौसम के आधारित, क्योंकि कृषि एक मौसम आधारित है, और यदि मौसम की जानकारी हो जाती है तो बहुत काफी खर्च को, लागत को कम कर सकते हैं। और जो मौसम के कारण हमारे फसल की बहुत काफी नुकसान होता है, और इसमें मौसम आधारित को जानकारी निश्चित तौर पे किसानों को एफपीओ से जुड़े हुए हैं, यदि वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो निश्चित तौर पे वो सही समय पर सही निर्णय लेकर वह उत्पादन को मार्केट में बेच सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता करते हुए हमारे एफपीओ जो उपयोग करते हैं, तो अन्य किसानों को, जो सभी किसान उसमें जो मेन जो एफपीओ के जो है उनको यदि सूचना मिल जाता है और उनके माध्यम से वो प्रशिक्षित एक प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो उनके जो सदस्य हैं, जो 200-300 जो किसान फार्मर्स है, उनको है भी सूचना इनके माध्यम से जाए, ताकि सभी किसान जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभान्वित किया जा सकता है। जी बिल्कुल शशि भूषण जी, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, इस बार के बजट में भी हमने देखा कि किस तरीके से कृषि शिक्षा पर भी जोर दिया गया और उसमें बदलाव की बात कही गई है पाठ्यक्रम में। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं अलग अलग राज्यों में, तो वहाँ भी इसकी बानगी हमें देखने को मिलेगी। तमाम ये जो जानकारी है किसानों के बीच और बेहतर तरीके से पहुँच सकेगी। कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र जो कृषि किसानों के साथ जो जोड़ने का जो है, वो कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ पर प्रक्षेत्र में जो फार्म साइंस सेंटर होते हैं, वहाँ पर उस क्लाइमेटी के अनुसार किसानों को यदि वहाँ पर दिखाते हैं कि कौन सी वैरायटी, और फसल कैफेटेरिया, वहाँ पर फसल कैफेटेरिया की लगाई जाती है, धान लगाए, गेहूं लगाए, तो कैफेटेरिया को उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। और वहाँ पर यदि किसान देखते हैं कि हमारे कौन सी वैरायटी इस क्षेत्र में अच्छा राइज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज दे सकता है, तो उस क्षेत्र को विजिट कराने की आवश्यकता है। और एक्सपोजर यदि कराते हैं, या एफपीओ बहुत ही बढ़िया कोई काम कर रहे हैं, जो एफपीओ के जो क्षेत्र में संबंधित जो क्षेत्र में अच्छा एफपीओ जो कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी अन्य एफपीओ के किसानों को वहां पर विजिट कराने की आवश्यकता है, ताकि उस एफपीओ के माध्यम से किस तरह खेती किया जा रहा है। तो परिभ्रमण और प्रशिक्षण एक मस्ट है, और एफपीओ के माध्यम से एफपीओ को भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है,
काफ़ी यानी मजबूत माध्यम जो हैं वो अब हमें और एफपीओ को यहाँ देने होंगे और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे और ज़्यादा मजबूती जो है इस क्षेत्र में हमें नज़र आ सकेगी। और खासतौर से गौरव जी अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा शशि भूषण जी भी अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि कैसे ना सिर्फ एफपीओ को बढ़ावा देना, बल्कि एक जब सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हमने शुरुआत कर दी, बल्कि वो आगे चलकर और ज़्यादा सफल हो सके, इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इसमें जैसा नरेंद्र पवार जी ने बताया कि हमको जो हमारी पास्ट की ये एफपीओ की कॉन्सेप्ट है ये भी इवॉल्व हो रहा है, करीब करीब 1 दशक से चल रहा है। तो सरकार ने भी इसको रियलाइज़ किया। पहले जो स्कीम 3 साल का होता था एफपीओ को हैंड होल्डिंग का, उसको बढ़ा के उन्होंने 5 साल किया है। जैसा अभी शशि भूषण जी ने बोला, प्रशिक्षण और इस तरीके की भी एक सेंट्रलाइज अप्रोच की है, जिसके अंदर नाबार्ड का जो इंस्टीट्यूट है, बर्ड बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उन लोगों ने एक इस तरीके का करिकुलम तैयार किया है प्रशिक्षण का सीईओज़ के लिए, एफपीओज़ के बोर्ड के लिए। मैनेज एक संस्था है सरकार की जो एफपीओ के सीईओज़ को इस तरीके का प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो सरकार ने उस तरीके का हैंड होल्डिंग प्रशिक्षण, उसके ऊपर भी उनका विशेष इस बार जो नया स्कीम है उन्होंने इसके ऊपर इसका प्रावधान रखा है। जी, तो देखिए किस तरीके से लगातार सरकार का प्रयास यही रहा है कि जो चुनौतियां रही हैं पहले, उनका ना सिर्फ सामना बल्कि उनका समाधान क्या हो सकता है, उस पर अब सरकार ध्यान दे रही है। और फिर चाहे बात उनके खासतौर से उन पर निगरानी रखने की भी आई, या कैसे सुनिश्चित करना हो कि किस तरीके से पारदर्शिता जो है वो बरकरार रह सके, सरकार उस एवज में भी लगातार काम कर रही है। और कोशिश यही की जा रही है कि ना सिर्फ कागजी तौर पर, बल्कि हर एक ज़िले में, हर एक ब्लॉक में, हर एक गाँव में जाकर इस बात को और तराशा जाए कि वहाँ पर अगर किसान उत्पादक संगठन बन सकता है, अगर वहाँ पर इस तरह की संभावनाएं हैं, तो उन किसानों को एकत्रित करके उस संगठन का निर्माण किया जाए, और जिसके ज़रिए ना सिर्फ उस गांव का विकास हो, ज़िले का विकास हो, राज्य का विकास हो, बल्कि इस देश का विकास हो सके। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े, यहाँ पर गौरव जी स्टूडियो में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारे साथ शशि भूषण जी और साथ ही नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रहे। उन्होंने भी अपना अनुभव बताया किस तरीके से लगातार वो कोशिश करते रहे, और उसके बाद देखिए कैसे हर एक कोशिश जो है वो सफल होती है, लेकिन थोड़े से धैर्य के साथ हमें यहाँ पर चलना होगा, और उसके बाद आपको साथ मिलता है सरकार की योजनाओं का भी। और यहाँ भी हम देखते हैं वही स्थिति जो है अब हमारे सामने है, और एफपीओ के जरिए हमारे जो किसान हैं वो सशक्त होते नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई आज के विचार विमर्श की, लेकिन आपको बता दें अब ये सारी जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं फिर से, तो आपको डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे विशेषज्ञों के साथ चर्चा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।